साल भर पहले उन्होंने इसी संसद में वादा किया था कि 31 मार्च 2026 तक वो भारत को नक्सलों से आजादी देंगे और उन्होंने वो वादा पूरा किया। और पिछले एक दशक में इस सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि ये विकास के लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचे जो नक्सलवाद से प्रभावित हो। 11 अक्टूबर 2022 को सोरस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी और कांग्रेस की राजकुमार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम बात करेंगे कैसे इतनी सालों के बाद भारत में आखिर नक्सलवाद जड़ से खत्म हुई है और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात संसद में खुलकर भारत को नक्सलवाद मुक्त करार कर दिया। साल भर पहले उन्होंने इसी संसद में वादा किया था कि 31 मार्च 2026 तक वो भारत को नक्सलों से आजादी देंगे और उन्होंने वो वादा पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह का यह भाषण बेहद शानदार था, जो महत्वपूर्ण तथ्यों, ऐतिहासिक संदर्भों और पिछले एक दशक में इस प्रकार दिए गए प्रयासों से भरा हुआ था। मित्रों, दशकों तक प्रतिगामी माओवादी विचारधारा का कई क्षेत्र में विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद ने अनगिनत युवाओं के भविष्य को मानो कि तबाह कर दिया और एक समय था जब देश के नक्शे पर रेड कॉरिडोर मोटी लाल रेखा की तरह फैला दिखता था। नेपाल सीमा से लेकर आंध्र उड़ीसा की पहाड़ियों तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की बंदूकें लोकतंत्र को चुनौती दे रही थी और जंगलों में समानांतर एक पैरेलल गवर्नेंस चलाने का उन्होंने दावा किया जा रहा था। एक बार तो मैं खुद ही फंसा था रायपुर से जब हम उड़ीसा जा रहे थे। वो रास्ता किलोमीटर तक, ज्यादा नहीं, मैं आपको 6 महीना पहले की बात कर रहा हूं, किलोमीटर तक ट्रक और गाड़ियां की लंबी लाइन थी क्योंकि उन्होंने रास्ता रोका था। ऐसे गांव-गांव में बिहार, नेपाल, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल तबाह कर रखे थे। यहां तक कि 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, आई विल कोट इट, माओइस्ट्स आर द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये भी कहा था। और पिछले एक दशक में इस सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि ये विकास के लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचे जो नक्सलवाद से प्रभावित हो। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनका होम मिनिस्टर विजय शर्मा जी, उन लोगों ने भी कहा कि केंद्र और राज्य की मिलित सहयोग से ये सक्सेस मिल पाया। भारत में नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी रहा है। दशकों से यह बहस चलती रही कि क्या देश की कुछ राजनीतिक शक्तियों ने प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से इस हिंसक विचारधारा को वैचारिक वैधता दी। हाल के वर्षों में राहुल गांधी और कांग्रेस की तौर तरीकों से उठे सवाल ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया। कल संबित पात्र संसद में बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से अरवान नक्सल सेलिब्रेशन करते थे जब सीआरपीएफ की जवान मरे छत्तीसगढ़ में। सेलिब्रेशन यूनिवर्सिटी में, और इनको अरबान नक्सल कहे तो तकलीफ भी होता था।
और मित्रों, आप सबको पता है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, तो सार्वजनिक जीवन में ऐसे कई प्रसंग उनके सामने आए जहां उनकी उपस्थिति या संपर्क उस व्यक्तियों और संगठन के साथ दिखाई दिया गया जिनकी विचारधारा वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी है, ऐसा माना जाता है। अगर उदाहरण तौर पे कहूं तो 2018 में हैदराबाद में गुमदी विठल राव उर्फ गद्दर से मुलाकात करते हैं, जिन्हें लंबे समय तक नक्सल समर्थक सांस्कृतिक चेहरा माना जाता रहा। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ ऐसे संगठनों की भागीदारी पर सवाल भी उठा था, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल फ्रंटल संगठन मानती रही। आपको याद होगा मित्रों, कैसे गैर सरकारी संगठनों और कुछ बुद्धिजीवियों जैसे हर्ष मंदार, जो ओपन सोसाइटी से निकल के जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीए पर सूचना युद्ध शुरू करने और सरकार विरोधी रैलियों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ये वही हर्ष मंदार है जो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी यूपीए के समय में, उसकी मेंबर हुआ करते थे, जिसका चेयरमैन सोनिया गांधी थी, श्रीमती सोनिया गांधी। 11 अक्टूबर 2022 को सोरस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी और कांग्रेस की राजकुमार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया, जिसे पार्टी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए वो आयोजित किया गया था। आज भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी संदीप सिंह एक समय के खांटी नक्सल हुआ करते थे। जेएनयू में एआईएसए के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने बस्तर में जो मरे सीआरपीएफ पर्सनल के मारे जाने का उन लोगों ने दिवाली मनाई थी। कहा तो यह भी जाता है कि उस हमले की योजना भी उस हॉस्टल के रूम में भी बनी थी। अब ऐसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, संगति है आपकी, नक्सलियों को घोषित करना नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे इनको। मित्र, प्रश्न केवल व्यक्तिगत मुलाकात का नहीं है, बल्कि व्यापक राजनीतिक वातावरण का भी है, जिसमें ऐसे विचारधाराओं को अप्रत्यक्ष स्वीकृति मिलती दिखाई देती है। यही राहुल गांधी थे जिन्होंने खूंखार नक्सली हिडमा के मारे जाने पर और उसके बाद इंडिया गेट पर जो प्रदर्शन हुआ उसके दौरान क्या कहा था, आई विल कोट इट, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, अनकोट। ये बयान था और इस नारे को अपने ट्विटर पर शेयर किया था। तो ये केवल एक राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये चिंताजनक विषय देश के लिए बनता है। इसीलिए हम आज ये बात डिस्कस कर रहे हैं। और कांग्रेस पर यह आरोप भी कोई नया नहीं है कि उसने अपने शासनकाल में वामपंथी विचारधारा को नीति निर्माण में स्थान दिया है, विशेषकर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएससी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। आज सोनिया जी बीमार है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। उस समय मित्रों ऐसा कई सदस्य शामिल थे जिनमें वैचारिक पृष्ठभूमि वामपंथी रही है और इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्ट्स ने विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन के नाम पर ऐसे नीतियों को बढ़ा दिया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य की शक्ति को कम करती थी। यह भी सच है कि नक्सलवाद की जड़ें केवल विचारधारा में नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानता में भी है। लेकिन जब राजनीतिक दल इन मुद्दों को संबोधित करने के बजाय वैचारिक सहानुभूति के जरिए हिंसक समूहों को नैरेटिव स्पेस देते हैं तो समस्या वहां और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ने वास्तव में इस संतुलन को बनाए रखा या फिर उसने अपने राजनीतिक हितों के लिए एक खतरनाक वैचारिक
बेस तैयार किया? ये सवाल है। आज जब देश इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन क्या हिंसा को वैचारिक समर्थन देना भी उसी दायरे में आता है? क्या राजनीतिक नेतृत्व को अपने संदेशों और संपर्कों के प्रति अधिक जिम्मेदारी सही होना चाहिए? अंततः ये मुद्दा केवल किसी एक नेता या दल का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का है जो तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा। चुनाव में जनता केवल विकास और वादों पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक स्पष्टता पर भी निर्णय लेती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस आने वाले समय में किस तरह राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है। मित्रों, ये गंभीर विषय है और सुखद बात यह है कि कम से कम स्वयं गृह मंत्री सदन में बताया कि नक्सलवाद का खत्म हुआ 31 मार्च 2026 को, और आशा करते हैं कम से कम इस देश में रहने वाला, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, इस तरह से विचारधारा जो समाज को बांटता है, हिंसा पैदा करता है, सुरक्षा कर्मियों को जीवन लेता है, ऐसे तत्वों को कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहस करिए, आप इलेक्शन लड़िए, आप अपना बात लोगों के सामने रखिए। पार्टी का अपना, हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है, आइडियोलॉजी होती है। जनता जिसको स्वीकारेगा वो देश शासन करेगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।